कबीर कर्नल रानावत के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि खबर मिली है कि इस इलाके में कुछ आतंकवादी एक घर में छुपे हुए हैं और वह चाहते हैं कि इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम कबीर दे। कबीर: जी सर, मैं तैयार हूं। कमांडिंग ऑफिसर सीओ कर्नल रानावत ने कबीर को सारी जरूरी जानकारी दी और उन्हें जल्द ही अपनी टीम चुनने के लिए भेज दिया। कबीर बाहर निकला और दिमाग में अपनी टीम बनाने लगा। पिछले 6 महीनों से वह यहाँ था तो जानता था कि इस ऑपरेशन के लिए कौन बेहतर रहेगा। कबीर अभी इसी सोच में था कि उसकी नज़र सामने खड़े कुछ सोल्जर्स पर पड़ी, जिनमें से एक था लेफ्टिनेंट जय दीक्षित, जिसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कुछ दिन पहले ही वहां पोस्टिंग हुई थी। उम्र महज 22 साल, खुशमिजाज लेकिन जिद्दी। इस वक्त उसके लिए सब कुछ नया था। वह अपनी जिंदगी में हुए इस बदलाव के लिए खुद को तैयार कर रहा था। जय और सिपाही कौशल आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। वह जब से यहाँ आया था, कौशल जी ने बड़े भाई की तरह उसका ख्याल रखा था। वह उसे इस नए माहौल में ढलने की पूरी कोशिश कर रहा था। कबीर ने सोचा कि क्यों ना अभी से इन यंग ऑफिसर्स को इनकी सही जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाए। उसकी टीम में अब लेफ्टिनेंट जय दीक्षित भी शामिल था। मौली और तारा आंगन में आम के पेड़ के नीचे बैठी थी। माँ पड़ोस में गई हुई थी। मौली: पता नहीं आज देव से बात हो पाएगी या नहीं। यह भी कोई जिंदगी है यार, हफ्ते में 1 या 2 बार बात हो पाती है, वह भी तकरीबन 10 मिनट, और कई बार तो वह भी नहीं हो पाती। तारा यह सुनकर मुस्कुरा दी। ओह मेरी फौजन, तू कब से हिम्मत हारने लगी? फौजी की बीवी होकर ऐसी बातें। अल्पविराम। मौली: यार क्या करूं, बड़ा मन कर रहा है देव से बातें करने का। बात नहीं तो कम से कम एक बार आवाज ही सुन लूं तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी। तारा को याद आया कि आज कबीर उसे फोन करने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया था। अरे यार, मैं तो भूल ही गई, कबीर का फोन आने वाला था। इसे जब भी मौका मिलता है तो पहले अपने भाइयों में से किसी को फोन करेगा, फिर हो सके तो मेरे पास फोन आता है। पता नहीं कब तक फोन करेगा। कबीर ने जाकर 8 सोल्जर्स की टीम का नाम सीओ रानावत सर को सौंप दिया। कुछ वक्त बाद लिस्ट में मौजूद सभी सोल्जर्स को कबीर ने अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि कुछ ही देर में उन्हें अपने एक सर्च ऑपरेशन के लिए निकलना है। उसने अपनी प्लानिंग सभी से साझा की और 8 मेंबर के 2-2 के ग्रुप बना दिए। ये हर ग्रुप मेंबर की जिम्मेदारी थी कि वो अपने पार्टनर को सेफ रखने की पूरी कोशिश करे। जय नया था, इसलिए कबीर ने उसका पार्टनर अनुभवी सिपाही कौशल जी को बनाया था ताकि वो सही वक्त पर अपने अनुभव का इस्तेमाल कर सके। कौशल जी का साथ पाकर जय भी खुश हो गया। कबीर ने ऑपरेशन के लिए निकलने से पहले कौशल जी को बुलाया और बोला, संभाल लेना कौशल जी, जय बहुत काबिल है लेकिन मैदान में पहली बार उतरा है। इसकी काबिलियत का सही जगह इस्तेमाल करना है। अल्पविराम। कौशल जी आप फिक्र ना करो सर जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। कबीर ने अब जाते जाते एक सिपाही को इशारा किया। वह समझ गया कि कबीर क्या कहना चाहता है। उसने देव के फोन पर मैसेज कर दिया कि कबीर ऑपरेशन के लिए जा रहा है। देव ने मैसेज पर फोन वापस जेब में रखा और मंजीत, ऋषभ को बता दिया कि कबीर आज फिर ऑपरेशन पर गया है। सारे दोस्त हमेशा ऐसा ही करते थे, जब भी कोई 1 या 2 दोस्त ऑपरेशन पर जाते थे तो बाकियों को इन्फॉर्म कर दिया करते थे। अब हर किसी का दिल मन ही मन घबरा रहा था। कबीर अपनी टीम के साथ मंजिल की ओर बढ़ चला। कुछ वक्त बाद वह उस घर के पास पहुंच गए जहां आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। कबीर ने सभी सोल्जर्स को अपनी अपनी पोजीशन लेने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों तरफ से बराबर गोलियां चल रही थी। कुछ वक्त बाद आतंकियों की तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी जारी थी। कबीर की नजर अब खुद से कुछ ही दूर एक पेड़ की ओट में बैठे जय पर पड़ी। वह एक और टकटकी लगाए देख रहा था। जब कबीर ने उसे इस तरह देखा तो उसकी सेफ्टी के लिए परेशान हो गया। कबीर ने सोचा कि आखिर जय देख क्या रहा है। उसने जब उस दिशा में देखा तो एक और कौशल जी का बेजान शरीर दिखा। यह देख कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और निराशा से अपना सर हिलाया कि आखिरकार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वह जल्दी से गोलियों से बचते बचाते जय के पास पहुंचा जो होश में नहीं था। वह बस कौशल को देखे जा रहा था। अभी कुछ वक्त पहले तो कितना मजाक कर रहा था यह इंसान। क्या पता था कि वह हंसी उसकी जिंदगी की आखिरी हंसी साबित होगी। कबीर ने जय के कंधे को पकड़ हिलाया। जय होश में आओ, अपनी पोजीशन संभालो। कुछ देर की मशक्कत के बाद वह एकदम से होश में आया और कबीर की तरफ देखा। सर वह कौशल 3 फुल स्टॉप। कबीर जानता हूँ, लेकिन यह वक्त बैठकर मातम मनाने का नहीं बल्कि उन आतंकवादियों को उनके किए की सजा देने का है। हमें इन लोगों को खत्म करना ही होगा इससे पहले कि ये यहाँ से भागे या फिर हमारे बाकी टीम मेंबर्स को घायल करें। अपने जज्बातों को काबू में रखो और अपनी पोजीशन संभाल मुकाबला करो। लेकिन जय उसकी सुनने के मूड में नहीं था। अल्पविराम। जय सर मैं अभी कौशल जी के पास जाकर देखता हूँ, क्या पता वह 3 फुल स्टॉप। कबीर अब गुस्से से बोला, बिल्कुल नहीं। आसपास अपनी पोजीशन लिए बैठे सभी सोल्जर्स ने कबीर की ओर देखा क्योंकि वह बहुत ही कम गुस्सा करता था। कबीर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आप सब जहाँ हैं वहीं बैठे रहेंगे। जय लेकिन सर वह वहाँ बेजान सा 4 फुल स्टॉप। कबीर जानता हूँ कि अपने एक सोल्जर को खो चुका हूँ, लेकिन उसके लिए दूसरे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। मैं ऐसा कदम उठाने की किसी को भी परमिशन नहीं दूंगा जहाँ उसकी खुद की जान पर बनाए। कुछ देर गोलीबारी बंद रही। हर किसी की नजर शहीद कौशल पर थी। कैसी मजबूरी होती है जवानों की। सामने साथी का शरीर है लेकिन आदेश मिलने तक वो उसे छूना तो दूर उसके पास तक नहीं जा पा रहे थे। कबीर भी मजबूर था क्योंकि इस वक्त भावनाओं में बहकर वह और जाने दांव पर नहीं लगा सकता था।
अल्पविराम। कबीर ने देखा कि आतंकवादी बाहर नहीं आ रहे तो उन्हें घर में ही घुसकर मारने का प्लान बनाया। उसने एक सोल्जर को जय के साथ रहने का इशारा किया और अपने अगले प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। सभी अब उसके प्लान के मुताबिक धीरे धीरे आतंकियों के कब्जे में लिए घर को चारों तरफ से घेर कर पूरी एहतियात के साथ उसके अंदर घुस गए। आखिरकार 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी आतंकियों को मार गिराया गया क्योंकि वो सरेंडर करने को राजी नहीं थे। जब ऑपरेशन पूरा हुआ तो सोल्जर्स ने अपने नुकसान का जायजा लिया। सिपाही कौशल शहीद हुआ और एक सिपाही घायल था। सभी जरूरी कार्यवाही करने के बाद कबीर अपनी टीम के साथ वापस कैंप की ओर चल पड़ा। उसकी नजरें जय पर टिकी हुई थी जो चुपचाप सिर झुकाए बैठा था क्योंकि वो जानता था कि उससे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। कबीर को पता था कि जय ने एक भी गोली नहीं चलाई है। वह एक गहरी सांस ले दूसरी ओर देखने लगा। सभी जब कैंप पहुंचे तो कबीर ने जाकर कर्नल रानावत को पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी और शहीद कौशल के बारे में भी बताया। घायल सोल्जर को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया तो वही शहीद कौशल को पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। अल्पविराम। शाम से ही तारा बार बार कबीर का फोन ट्राई कर रही थी लेकिन उसका फोन अभी भी बंद रहा था जिससे वो तारा से बात करता था। वह परेशान सी हो गई कि पता नहीं कबीर कहाँ रह गया। आज तो उसने बात करने का वादा किया था, कहीं फिर किसी ऑपरेशन में तो नहीं। फुल स्टॉप सोचते हुए उसका दिल बैठ गया। लगभग 4 साल पहले हुए हादसे को वह अभी तक नहीं भूल पाई थी। उस एक हादसे की वजह से वैसे भी बहुत कुछ सहा था उसने। मौली उसके कमरे में आए, क्या हुआ चापली, तू इतनी शांत कैसे है? तारा, कबीर का फोन बंद आ रहा है जबकि उसने कहा था कि इस टाइम पर वह बात करेगा। पक्का वह किसी ऑपरेशन पर गया है। तुझे तो पता है ना कि जब वह किसी ऑपरेशन पर जाता है तो मेरा दिल कितना घबराने लगता है। वही मनहूस यादें मुझे फिर से डरने लगती है। यह बात सुन मौली भी अब मन ही मन अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए घबराने लगी लेकिन तारा के सामने उसने अपने डर को हावी नहीं होने दिया कि कहीं वह ज्यादा ना घबरा जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी काम में बिजी होगा। तभी राधा माँ पड़ोस से वापस आ गए। उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। अरे तू क्यों परेशान होती है तारा, सब ठीक होगा, कुछ काम में फंस गया होगा। अल्पविराम। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर राशि अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह था कि मान ही नहीं रहा था। उसका कहना था कि इंजेक्शन से बहुत ज्यादा दर्द होता है। राशि उन्हें समझा कर परेशान हो गई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है लेकिन वह जिद पर अड़ गए। राशि उन पर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी इसलिए हारकर एक और सिर झुकाकर बैठ गई कि तभी वहां से गुजरती उसकी दोस्त ने उसे यूं परेशान देखा तो हंस पड़ी। अरे यार, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? तुझे तो पता ही है ना कि जब हॉस्पिटल में कोई जिद करता है तो उसे अपनी प्यारी प्यारी बातें और मुस्कुराहट से कौन तोड़ता है। राशि को अब याद आया। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गई। अच्छा याद दिलाया तूने, मैं अभी उसके पास जाती हूँ। वह जल्दी से उठकर भागती हुई किसी को ढूंढने लगी। अरे यार, कहाँ गई? अभी तो मैंने उसे इधर ही देखा था। कुछ देर बाद उसे वह सामने से आती दिखी। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर मुस्कुराहट, शहद से मीठी जुबान और जब मुस्कुराती थी तो गालों पर पड़ते डिंपल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे। उसे देखकर अब राशि जोर से चीखी। स्विनी। उस लड़की ने मुड़कर राशि की तरफ देखा। राशि जल्दी से उसके पास भागकर आई। कहाँ रह गई थी? कब से ढूंढ रही थी तुझे, चल जल्दी मेरे साथ। मेरा एक पेशेंट इंजेक्शन नहीं लगवा रहा और मैं डांट भी नहीं सकती। बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दे। अपनी मिश्री जैसी बातें उनके कान में घोलकर उन्हें अपने वश में कर ले ताकि मैं इंजेक्शन लगा सकूं। कुछ ही देर में राशि उसे अपने साथ ले पेशेंट के सामने खड़ी हो गई। पेशेंट थोड़ा नाराज सा उन दोनों को देखने लगा। मैंने कहा ना कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। राशि ने स्विनी की तरफ देखा। यही है मेरी परेशानी। पेशेंट, अब ये कौन है? स्विनी मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ गई। तेजस्विनी नाम है हमारा। ये लोग प्यार से या फिर बड़ा नाम बोलने से बचने के लिए हमें स्विनी कहकर बुलाते हैं। हमारी छोड़िए, आप अपनी बताइए। हमने सुना है कि आपको इंजेक्शन से डर लगता है, भला ऐसा भी कहीं होता है? हमारी दोस्त तो बिल्कुल पागल हो गई है। अब हमसे शर्त लगाई है कि आप इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो हमने भी कह दिया कि ऐसे कैसे नहीं लगवाएंगे और फिर इसी बात पर हम दोनों में बहस छिड़ गई। फिर 100 रुपए की शर्त लग गई। हमें तो पता है कि हम ही जीतेंगे। भला आपके जैसा पहलवान इंसान एक छोटे से इंजेक्शन से कैसे डर सकता है? अल्पविराम। पेशेंट सोचने लगा कि वह तो सच में डरता है लेकिन ये डॉक्टर उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही है। तेजस्विनी ने उसे यूं सोच में डूबे हुए देखा तो बोली, घबराए नहीं, 100 रुपए की हम चॉकलेट लेकर आएंगे। आधी आप खाना और आधी हम खाएंगे। इस राशि को सही तरीका ही नहीं पता इंजेक्शन लगाने का। जरूर इसने आपको गलत तरीके से इंजेक्शन लगाया होगा और आपको ज्यादा दुखा होगा, लेकिन आपको पता है हमें जादू आता है। हम आपको इंजेक्शन लगा भी देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। कहते हुए उसने इंजेक्शन ले लिया। पेशेंट, वह भला कैसे? तेजस्विनी, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और 5 बार गहरी सांस लें और छोड़िए। उसके बाद आपका जो भी कोई पसंदीदा गाना हो उसे थोड़ा तेज आवाज में गुनगुनाएं ताकि आसपास के पेशेंट भी सुनकर खुश हो सके। उस पेशेंट ने अब ऐसा ही किया। उसके मगन होकर गाना शुरू करते ही सभी ने अपने कान बंद कर लिए क्योंकि वह आवाज सुनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद तेजस्विनी ने उसे रोका। बहुत अच्छा गाना गाया आपने, कहते हुए ताली बजाने लगी और राशि समेत अपने बाकी साथी डॉक्टर्स को इशारा किया तो वो सभी ताली बजाने लगे। अल्पविराम। तेजस्विनी, चलिए अब थोड़ा आराम कर लीजिए। पेशेंट, लेकिन इंजेक्शन? तेजस्विनी, वह तो हमने कब का लगा दिया।
पेशेंट, लेकिन कब? मुझे तो पता ही नहीं चला। तेजस्विनी, तब जब आप गाना गा रहे थे सर। राशि, आप कहो तो एक और इंजेक्शन देकर दिखाएं सर। पेशेंट घबरा गया, ना 3 फुल स्टॉप, अब नहीं कल लगवाऊंगा। राशि और तेजस्विनी हंसकर वहां से चल पड़े। राशि ने धीरे से कहा, बंदा कमाल का है वैसे, चोट खाए बैठा है और उससे इसे जरा भी तकलीफ नहीं है, लेकिन एक छोटी सी सुई को लेकर इतना नाटक कर दिया। पर तू भी उस्ताद है, हर किसी को अपनी प्यारी प्यारी बातों में उलझा ही लेती है और बाकी कसर तेरे गालों पर पड़ने वाले के डिंपल पूरी कर देते हैं। पता नहीं कौन होगा वह खुशनसीब लड़का जिसे हमारी इतनी प्यारी सी क्यूट सी बाबी डांसविनी का जिंदगी भर का साथ मिलेगा। भगवान करे तुझे बिल्कुल तेरे जैसा ही पार्टनर मिले, शांत, सौम्य और प्यारी प्यारी बातें करने वाला। तेजस्विनी मुस्कुरा दी, जो हमारी किस्मत में होगा वही मिलेगा। वैसे हमें भी हमारे जैसा ही चाहिए। दूसरी ओर ऋषभ फोन पर गुस्से से किसी को डांट रहा था। अरे ऐसे कैसे, कुछ भी, हर काम करने का एक तरीका होता है, तुम रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। उसने गुस्से में फोन रख दिया। सारे गधे, उल्लू, खच्चर, घोड़े जैसे जानवर मेरी किस्मत में लिखे हैं, इन्हें देखकर बस खून ही जलता है। हे प्रभु, कोई तो ऐसा दो जिसे देखकर दिल को सुकून मिले और जिस पर गुस्सा नहीं सिर्फ प्यार आए। देर रात तारा अपना फोन लेकर बैठी थी कि पता नहीं कब कबीर का फोन आ जाए। मौली, माँ उसे कब से समझा रहे थे कि इतना लेट होने पर फोन नहीं आया तो आ जाएगा ही नहीं, लेकिन तारा कबीर के फोन के इंतजार में बैठी ही रही। आधी रात गुजर चुकी थी। जय अपनी नाइट ड्यूटी पर तैनात था। कौशल का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसकी नजरों के सामने से हट ही नहीं रहा था। थोड़ी ही दूर पर खड़ा कबीर चुपचाप उसे खुद से जूझते देख रहा था। वह अब उसकी ओर बढ़ चला। 3 फुल स्टॉप।